मुझे आज आप लोग स्लो लग रहे हैं। ओके, चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद बाइक विद एनोमली ऑफ रीनल। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका है ना यूरोजेनिटल सिस्टम, मतलब का जो रिप्रोडक्शन और ये जो यूरिनरी सिस्टम है, ये एक साथ बन रहे होते हैं। ठीक है ना? सेम ही वो होती है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक से आपके। तो इसकी आई हो मैंने पिक्चर ली हो। ओके, नहीं है। चलो। अच्छा, अ, एक साथ वो बन रहे हो जो है। तो आपका जो मीजोनेफ्रिक है ना, उससे आपकी किडनीज बनती है, जो आपका वुल्फियन है। ठीक है, और पैरामीजोनेफ्रिक से जो है ना आपकी की जो है वो क्या कहते हैं, बाइकॉर्नोट मील्स में है ना आपका नॉर्मली कहते हैं, और इसमें रीनल एज है मीजोनेफ्रिक की वजह से। मीजोनेफ्रिक और पैरा मीजोनेफ्रिक है ना, ये दोनों में होता है, मेल फीमेल में। का डेरिवेटिव कुछ और होता है, फीमेल में दूसरा होता है। ये आप लोगों ने एम्ब्रियो के वो टेबल में पढ़ा होगा। आपके जो ये दोनों सिस्टम है एक साथ डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसमें आपका रीनल एजेनेसिस हो जाता है मीजोनेफ्रिक मुले से, पैरामीजोनेफ्रिक की वजह से। ठीक है, और बाइकोनोइड भी उसी की वजह से होता है कि वो फ्यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। ओके, 52 है। राइट सुप्रा रीनल वेन ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। साइड की वेन्स रीनल और ओवेरियन और टेस्टिकुलर, वो डायरेक्टली आईवीसी में चली जाती हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाली होती है ना, वो पहले आपके लेफ्ट रीनल में जाती हैं, लेफ्ट सुप्रा। मतलब कि जो आपकी लेफ्ट ओवेरियन है, वो पहले आपके जो है ना लेफ्ट रीनल में जाती हैं। और क्यों फिर वो आईवीसी में जाती है? इसका लंबा रूट क्यों है? इसका लंबा रूट इसलिए कि इनके दरमियान एओर्टा पड़ा होता है। आप लोग देखा होगा, इधर आईवीसी पड़ा होता है राइट साइड पे, साथ उसके एओर्टा पड़ा है। जो आपके राइट साइड की किडनी और ओवेरियन और टेस्टिकुलर होते हैं ना, वो डायरेक्टली आईवीसी में चली जाती हैं। लेकिन लेफ्ट की नहीं जा पाती, क्योंकि एओर्टा पड़ा होता है, उसका रूट जो है ना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। जो है राइट की डायरेक्ट जाती हूँ, लेफ्ट की पहले उन्होंने लेफ्ट रीनल में जाना है। अच्छा, 53, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी इन प्राइमरी ग्रेविड एंड द अलाइव एंड हेल्दी न्यूबॉर्न इज गिवन ब्रेस्ट फीड आफ्टर हाफ आवर। ठीक है, आपने फर्स्ट हाफ आवर से 2 आवर्स के दरमियान है ना दे देना ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट दे देनी होती है। तो आफ्टर हाफ आवर और विद इन 2 आवर्स में। ठीक है। अच्छा, 54 है। नोचिंग ऑन चेस्ट एक्सरे इज सीन इन पोस्ट रोटेशन ऑफ एओर्टा। अब नोचिंग ऑफ रिब, ये नोचिंग होती है। ठीक है, नोचिंग ऑन चेस्ट एक्सरे ये रिब की वजह से होती है। तो वो पोस्ट कोआक्टेशन में क्यों दिखती है? देखें, वो आपकी जो है ना लार्ज होती हैं कोलेटरल वेसल्स जो आपकी होती है सारी। क्यों? क्योंकि जो आपका डक्टल पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन है ना, कोआक्टेशन का मतलब होता है कि वो हैरोइंग हो गया, आगे पता पीछे वाला जो भी होता है, चाहे वो लिम्फ वेजल्स हमने पढ़ी थी या जो अभी ये वेजल्स है, तो वो डायलेट करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर जो है वो डायलेट करने की वजह से आपकी रिब की नोच हो जाती है, और वो आपको एक्सरे पे ऑफ रिब दिखती है, क्योंकि आपकी कोलेटरल वेजल्स इनलार्ज आती हैं। तो पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में नोचिंग दिखती है आपको। 55 है। न्यूरो हाइपोफिसिस कंटेन स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड इन। ये उस दिन भी हमने पढ़ा था, जो स्क्रीट होती हैं वो पिच्योसाइड से होती हैं, और स्टोर जो है आपके नर्व एंडिंग्स में होती है, और पिच्योसाइड जो है आपके वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। 56 है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं पूरी बुक खोली हुई है, मैं पीछे जाना ना अफोर्ड, वो पेज आगे आना पड़ता है। अच्छा, 53 का मतलब 56। A woman presented with abortion examination dead fetus which was evacuated. She started having nipple discharge after 24 hours. अच्छा, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है ये। ठीक है, अगर अबॉर्शन वगैरह हो जाता है किसी का, या डेड फीटस उनका होता है, मतलब कि वो स्टिल बर्थ वगैरह, तो उनको आप लोग ना ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह। क्यों? आप डोपामाइन एगोनिस्ट देते हो, लेक्टिनोमा जो ये प्रेगनेंसी होता है, तो ये फिर जो स्प्रेस हो जाता है। अच्छा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है क्यों नहीं फिर लैक्टेशन हो रही होती? बताएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मेल का जो उस लैक्टेशन को रोक रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हो? नो, नो,
एक ही बचा है इसके अलावा। तुक्का मारो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डोपामिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेस्टेरोन, यस। प्रोजेस्टेरोन जो है ना एक्चुअली प्रोलैक्टिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स पे इनहिबिट कर रहा होता है, मतलब उसको बाइंडिंग प्रोलैक्टिन को, ठीक है, रिसेप्टर्स पे। ऐसे वो स्टॉप, क्या लिखे है? हाँ, प्लस हाँ, ये सीक्वेंस। हाँ, लेकिन वो में करना है ना, अगर एक एक हार्मोन है तो आपने प्रोजेस्टेरोन को चूज करना है, तो फिर आप उसको चूज करोगे, उसको प्रोजेस्टेरोन कर रहा होता है। 57 है, 60 year old मैन विद एन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ठीक है, लैब्स HB9 फेरेटिन 9, मीन corpuscle वॉल्यूम MCV 110। तो ये तो है मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक आपका जो ये अनीमिया है। और इसके अलावा जो है MCV के, लेकिन आप ये देखो फेरेटिन भी लो है, तो मेल है, और ये जो वैल्यू होती है ना इनमें, वो होती है 12 to 300 मेल में, फीमेल में कम होते हैं 12 to 150। तो है तो फेरेटिन भी लो, लेकिन जो MCV है ना वो 110 है, तो ये आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। 58 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इजी ब्रूजिंग हेमोलिटिक एनीमिया, दिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में जो है ना, जो है वो ब्रूजिंग भी इंक्रीज हो जाती है, और जो है ना आपकी हेमोलिटिक। अच्छा, ये ना आपको अभी आगे भी मैं बताऊंगी ब्रूजिंग क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके जो है ना कोलाजिन या विटामिन सी, आपको पता है आपके प्रोलीन और लाइसिन उन, हाइड्रोलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइसिन नहीं होती। हाँ जी, वो नहीं होती, तो उसके जो है ना वो आपकी ब्लड वेसल्स जो है ना वो वीक होती है, और ब्रूजिबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बस होता है। और इंटरनल, अच्छा, जो आपका विटामिन सी डेफिशिएंसी है वो करवाता है फटीग, जिंजवाइटिस, पटीकिया, इंटरनल ब्लीड और इम्पेयर, ये सारे इसकी डेफिशिएंसीज होते हैं, ठीक है। तो इसी विटामिन सी डेफिशिएंसीज होते हैं। अच्छा, 59 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्केली स्किन, ओके, लॉस ऑफ मेमोरी। अब स्केलिटिस, लॉस ऑफ मेमोरी, फ्रीक्वेंट एपिडिस आ गया, दिस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नायासिन। तो ये प्लेगरा के सिम्टम नहीं है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ठीक है। और फोर्थ डी डेथ होता है वैसे इसका। 60 है, इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड। अब इन्होंने 11 चूज किया हुआ है, क्योंकि 12 नहीं था, वरना जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है ना वो 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 12, 9, फिर 11 के बाद जो 10 है वो तो आपको पता है, स्टोर फैक्टर। तो उसके बाद 12, 11, 9, 8 और फिर 10 आता है, फिर 10, 5, 2, 1। और एक्सट्रिंसिक में जो है 3 से स्टार्ट होता है, फिर 7 आता है, और फिर 10 आ जाता है, 7 के बाद फिर 10 आ जाता है, और फिर वही 5, 2, 1, ठीक है। ये वो मैंने नोट वाली मैंने ली थी। तो अगर 12 ना हो तो फिर आप 11 चूज कर लो, इजी। 61 28-year-old विद इजी टेंडेंसी टू ब्लीड, लूज टीथ। अब ये आप देख लो, कनेक्टिव कोलेजन का ही मसला है, आप ये देख रहे हो कि ब्रूजिबिलिटी भी है और लूज टीथ भी है। तो इसमें है लेक्साइल ऑक्सीडेज। अच्छा, ये जो है ना MCQ, ये न्यू है मेरे ख्याल है, शायद कुछ साल पहले हो, लेकिन मुझे ये MCQ जो है। अच्छा, आपकी जो है ना इसको LOX जो है लेक्सेल ऑक्सीडेज, ठीक है, इसको LOX ही कहते हैं। तो जो है ना आपकी फॉर्मेशन ऑफ सीट, अच्छा, जो का लेक्साइल है ना ये आपका कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजिन, इलास्टिन, इन सबको, मतलब इसके मेंटेनेंस वगैरह ये सारी यही बना रहे होते हैं। ये आपके जो है ना लिंक कर रहे होते हैं एक्चुअली, दो कोलेजन या दो इलास्टिन, उनके दरमियान ये लिंक्स बना रहा होता है लाइसाइल, ठीक है। तो फिर एब्सेंट होता है, डेफिशिएंसी होती है, तो लूजनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन ही होगा, CT जो कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन और कोलेजन, इन तीनों के दरमियान जो है लिंक, तो फिर आपकी वही लूज टीथ और ये जो फ्रेजाइल ब्लड वेजल्स हो जाती हैं, जिससे ब्रूजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये केमिस्ट्री है, मेमोराइज द सीक्वेंस रिजल्ट। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपको समझ आया LOX वाला? ये जो आपके कोलेजन इलास्टिन उनके दरमियान सिर्फ लिंक कर रहा होता है, ये एब्सेंट होगा, लिंकेज नहीं होगी ना, फिर जो आपके उनके कोलेजन वगैरह के नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे कनेक्टेड टिश्यू कोलेजन के। अच्छा, 62 है, प्राइमरी ग्रेविडा हैज हिस्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ फ्रेश जूसेस। अच्छा, वही
वेजिटेबल्स नहीं दे रही तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। आपका फोलिक एसिड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ये जो आपका एनिमल मीट फास्ट मिल जाता है। 63 are female patient with HB9. Doctor prescribed iron after two month. HB is 12 10 2. वही persistently low है, तो आप उसका फिर HB इलेक्ट्रोफ्रेसिस कराओगे। ये लाजमी या तो प्रेगनेंसी में शो हो रहा है तो ये माइनर होगा या इंटरमीडिएट होगा। 64 है वॉन गिर के डिजीज, ये आपका G6PD डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब जो आपका G6PD जो G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो वो आपका जो है ना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना रहा होता है ना, तोड़ता है, तो ये नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो आपकी हाइपोग्लाइसेमिक रहेगी। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन बिल्डअप होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका वॉन गिर की डिजीज होता है, जैसे 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी होती है इसकी। 65 है व्हाट इज द लैंडमार्क और पोडेंडल नर्व ब्लॉक, स्पाइन होता है। प्लस एमसीक्यू आता है लैंडमार्क ऑफ पोडेंडल नर्व ब्लॉक, ये जो वो डिलीवरी में दे रहे होते हैं पोडेंडल स्किल स्पाइन, वो लैंडमार्क बेरिंग लाइन पासिस थ्रू स्किल टू ब्रोस। अच्छा 66 है विन ब्लास्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा ये मैंने ये पिक्चर ली थी, ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो है ना, यही क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो वेसिकल्स प्रोटीन के बनाता है, जाते हैं। ठीक है, तो वो जाते इसी तरह से, तो विन ब्लास्टिन जो है ना इसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये जो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वेसिकल्स को ना वेसिकल्स के वेसिकल्स बना देता कर देता है, और फिर वो गोल्जी तक जो विन ब्लास्टिन जो है ना इसको स्टॉप करता है। विन ब्लास्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स फ्रॉम आरईआर टू गोल्जी। ठीक है, 60 मिथाइलामाइन देखें, ये एमसीक्यू थोड़े डिफरेंट नहीं है पिछले सालों से है। हेक्सामिथाइलामाइन इज एन एल्कलाइटिंग एजेंट इन कैंसर, इट इज प्रेफर्ड रूट। ये 7 साल पहले आया था और एक दफ़ा ही मैंने इसकी जो है ना वो देखी है क्वेश्चन इसका ग्रुप में। ठीक है, अब आप जो है ना इसका आई थिंक एट्रीमीन या एल्ट्रीमीन करके इसका आ रहे होते हैं, जो ब्रांड नेम आ रहा होता है, और ये ओवेरियन कैंसर में देते हैं। इधर इन्होंने प्रेफर्ड रूट पूछा है, तो फिर इधर इन्होंने ना आईएम चूज किया हुआ है, लेकिन जो देते हैं ना वो कैप्सूल्स देते हैं होते हैं, लेकिन जो इन्होंने इधर पूछा हुआ है प्रेफर्ड रूट, तो फिर आप आईएम ही लगाओगे। ओके, ये जो है ना न्यूप्लास्टिक एजेंट होता है, इसको कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ये आपको और सॉरी ओवेरियन कार्सिनोमा में देते हैं, और जो इसका रूट पूछा हुआ है तो आप आईएम लगाओगे। और वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ना कैप्सूल ही दे। अच्छा 68 है 25 year old girl presented with lower abdominal pain. Okay, she is suspecting of having abdominal pelvic mass है, अम्बलाइकस तक जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है। चेस्ट मेट्स इज ऑल्सो फाउंड विच ट्यूमर मार्कर इज यूज। अब ये ओवेरियन आपका ओवेरियन कैंसर है, ये आपकी फीमेल है, और उसका abdominal pelvic mass अम्बलाइकस तक जो है वो गया हुआ है। तो आपको पता है ओवेरियन का CA 1 to 5 होता है ट्यूमर मार्कर, ये CA 90 मार्कर है। पैनक्रियाटिक। ओके, बाकी बताएं। उन्होंने पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा का होता है बिल्कुल। और 15 3 ब्रेस्ट का होता है आपका। क्या होता है? ये और FP आपको पता ही है लीवर का होता है। इसमें एमसीक्यू शो नहीं हो रहा है। पहले मैंने ही नहीं होती स्क्रीन, मैंने अब खोली है ना, पहले मैंने चैट खोली हुई थी, स्क्रीन अब शो हो रही है। करके कोई बताए नहीं, मैसेजेस शो हो रहे हैं। काउंट करके बताए, क्योंकि हो मैंने रही है सब्सक्राइबर। थोड़ा सा ना आपका नेट का इशू होगा, थोड़ा नेट खोली हुई थी, लेकिन अब मैंने दोबारा MCQs खोले हैं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने अब स्क्रीन खोली हुई है। अच्छा MCQ है, PUD orange appearance of breast occurs in malignancy of breast due to distortion of suspensory ligament of breast। ठीक है, अभी दो आते हैं PUD orange के, एक तो आता है कि PUD orange appearance होती क्यों है, ठीक है वो आपका है, और दूसरा आता है डिस्टोर्शन ऑफ, तो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट है।
लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और दूसरा डिस्टॉर्शन ऑफ सस्पेंसरी लिम्फ। 70 a lady suffering from CA breast under okay develop edema of right upper limb, which of the following can be the reason lymphatic obstruction। आपको पता है, आप जब भी मेस्टेक्टमी करते हो ना, स्पेशली टोटल, तो आप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाल दिए, तो मतलब आपके लिम्फ का फ्लो ही रुक गया है, तो वो जमा होता रहता है, उसका बैक फ्लो होता है, जमा कराता रहता है। तो 71 है, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल मेट्स टू पेरिटोनियम एंड पेल्विक ऑर्गन, रूट ऑफ मेटास्टेसिस इज वीनस कनेक्शंस। अच्छा, ये आपका एक्सिडेंट लिम्फ नोड तक लिम्फेटिक स्प्रेड भी इसका होता है, लेकिन वो लिम्फ नोड्स तक होता है। अब इन्होंने इधर स्पेशली पेरिटोनियम पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका वीनस कनेक्शन से होता है, ठीक है। अगर वो पूछे ना पेरिटोनियम पेल्विक में किस तरह स्प्रेड होता है, कनेक्शंस है। अच्छा, किसी को याद, प्रोस्टेटिक कैंसर जो है वो किस तरह स्प्रेड होता है? उसको भी बड़ा एमसीक्यू आता है बार बार। प्रोस्टेटिक, ये है। हाँ चलें, वर्टिबल वीनस जो प्लेक्सिस होता है ना, उसके थ्रू वो स्प्रेड हो रहा होता है। 72 आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट्स विद लॉस ऑफ लाइट टच एंड प्रेशर। अच्छा, लाइट टच जो है ये आपका फाइन टच होता है डीसीएल में। प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, प्रेशर प्रेशर आपका होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में होते हैं क्रूड टच एंड प्रेशर। अच्छा, ऑन अदर सेंसिटिव और मोटर लॉस, अच्छा कोई और सेंसिटिव मोटर लॉस नहीं है, सर्जन ऑर्डर एमआरआई बिकॉज ही सस्पेक्टिंग डैमेज ऑफ वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अच्छा, अब है ना आपको स्पेनोथेल्मिक ट्रैक आसान करने लगी, मैंने जब सीनियर से पढ़ाया था कुछ अगस्त वाले बच्चों को, उनको याद होगा। अच्छा, आप लोग जो है ना दो आते हैं हमेशा स्पेनोथेल्मिक, एक आता है आपका एंटीरियर, उसको लिखो ANT, एक आपका आता है लेटरल, उसको लिखो LAT। अब हम लोग देख लेते हैं एंटीरियर या वेंट्रल, जो उन्होंने वेंट्रल लिखा हुआ है। एंटीरियर में आपका होता है क्रूड टच एंड प्रेशर, ठीक है। अब जो ANT लिखा है वो आंट बनता है ना, च्यूंटी वाला, ठीक है। अब आप समझो आपके हाथ पे ना चींटी चल रही है, और उसका आपको वो क्रूड टच फील हो रहा है, ठीक है, उसका चलना जो है ना वो आपको क्रूड टच फील हो रहा है, और आपने वो देखो और आप उस पर प्रेशर देते हो उसके ऊपर रख के फिंगर, ठीक है। कि चूंटी एंटीरियर आंट का मतलब एक चूंटी जो है वो चल रही है आपके ऊपर, और क्रूड टच आपको, और आपने उसको प्रेशर देके मार दिया, ठीक है, प्रेशर। अब LAT है, ठीक है। अब इसका है पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब किसी ने आपको जो है ना लात मारी है, एक तो आपको हुआ है और दूसरा आप हाई हुआ है, आपको लात मारा है, एक तो आपको जो है दर्द होता है उस लात का, और दूसरा आपका पारा हाई हो जाता है। तो पेन एंड टेम्परेचर लेटरल लिखे आप लोगों ने, ये समझ आया है? हंस लीजिए लेकिन लिख लीजिए, आसान हो जाते हैं, बहुत आसान, मुझे दोबारा कभी नहीं हुई उसके बाद, ठीक है। और DCML आपको पता है सारे ये जो एडवांस फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वो सारे आपके जो ना वो लेके जा रहा था DCML। अच्छा, 73 है, पेशेंट ड्यूरिंग RTA सस्टेन्ड sacral इंजरी, ही प्रेजेंटेड विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, वेयर इज द लीजन। अच्छा, क्रेनियोसैक्रल जो है आपका सिंपैथेटिक है, और थ्रेकोलम्बर आपका पैरा। अब दो चीज़ें आती है, एक आता है अबव सैक्रम। अच्छा, अबव सैक्रल का मतलब होता है आपका सैक्रम से क्रेनियो लंबर, तो आपका सिंपैथेटिक अबव सैक्रल, तो आपने सिंपैथेटिक की वो लगानी है, मैं उनके भी बता दूँ। और अगर पूछे सैक्रम, तो फिर वो आपका पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी मैं गलत, अगर पूछे वो आपको एट द लेवल ना, तो वो आपका जो है सिंपैथ, अबव पूछे वो आपका पैरासिम्पैथेटिक। एक, हाँ, थ्रेको नंबर आपका जो है, मैं कंफ्यूज हूँ दोनों को। अच्छा, जो आपका ओवरफ्लो जो है ना वो आप, और ये आपका सिंपैथेटिक है, ठीक है। प्लीज मुझे कोई इसको मुझे बिल्कुल कंफ्यूज हो गया ये, हजार दफा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक थ्रेको नंबर कौन से होते हैं? थ्रेको नंबर आपके सिंपैथेटिक होते हैं, मतलब आप लोगों को भी नहीं पता?
सिंपैथेटिक होते हैं, बिल्कुल। और जो आपका है ना क्रेनियोसैक्रल वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। पता है मैम, ठीक है, मुझे तो एट द लेवल लेवल पूछ ठीक होते हैं, और फिर जो है ना आपके यार मैं क्यों इस चीज़ को इतने सिंपल को कंफ्यूज। अच्छा, एट सैक्रम पूछे ना तो वो आपको होता है पूछे ना अबव, तो वो पैरासिम्पैथेटिक। माइक ऑफ कर ले, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का जो है ना आपका वो है, एक तो है यूएसए। हाँ, मुझे याद आ गया। अच्छा, एटिका यूएसए, ठीक है, क्योंकि जो है अच्छा ये ना मैं आपको बाद में कराऊंगी, यस, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसको लेके, हालांकि मैंने लिखा हुआ है। हाँ, यूएसए जो है वो सिंपैथेटिक का होता है, और जो आपका ए ए ओ है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक का होता है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, इसके बाद जो है ना मैं आपको इसका पेज ही भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, जो आपके थ्रेकोलम्बर है उसमें आपकी सिंपैथेटिक होती हैं, ठीक है, और वो आपकी ये जो यूएसए होती है अबव सैक्रम। तो यूएसए जो है मुल्क जो है यूएसए हमसे अबव है ना, तो जो हम अबव सैक्रम का मतलब है कि आपका जो है सिंपैथेटिक और यूएसए है, और हम जो है एट द लेवल ऑफ सैक्रम है, तो हम उनसे कहते हैं आओ हमारी मदद करो, ए ओ, आओ, डबल ए ओ, आओ, ठीक है। यूएसए हमसे ऊपर सैक्रम है, है, और जो एट द लेवल है वो पैरासिम्पैथेटिक है, और वो हम है, और हम उससे कह रहे हो ताकि हमारी मदद करो। अब यूएसए में क्या है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एस से आपका स्पास्टिक, और ए से आपका ऑटोमेटिक, ठीक है। और जो इधर पैरासिम्पैथेटिक का दिया हुआ है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस दिया हुआ है, ए ओ, तो इसमें ए से जो है ऑटोनोमिक है, और एटोनिक है, और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ मैं, सॉरी, मैं ऑलमोस्ट। अच्छा, आपका जो है ना चीजें होती हैं, एक द लेवल ऑफ सैक्रम और एक होता है अबव द। अब जो अबव द लेवल ऑफ सैक्रम है वो आपका इसका मतलब अबव द सैक्रम है, इसका मतलब है यूएसए। यूएसए मुल्क जो है हमसे बहुत अबव है, और हम जो है एट द लेवल ऑफ सैक्रम होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक, और हम उन से कहते हैं ए ओ आओ, यूएसए आओ हमारी मदद करो। तो सिम्पैथेटिक में यूएसए जो है वो आपका है एस से स्पास्टिक ब्लैडर, और ए से ऑटोमेटिक, तो हम उनसे जो मदद मांग रहे हैं उस सिंथेटिक में वो आपका है ऑटोनॉमिक, एटोनिक, और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और जो इधर उन्होंने एक वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक फीचर दिया हुआ है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है, और एट द लेवल ऑफ सैक्रम होता है। आई कैन अगर रिपीट। ये मेरे क्लासमेट मेरे से बदला ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं, प्लीज रिपीट मस्ट, ठीक है। लेवल नहीं, इसमें बताया हुआ है सस्टेन सैक्रल इंजरी, सैक्रम इंजर है ना आपका, एट द लेवल हो गया, और एट द लेवल आपका पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक में उन्होंने ऊपर ओवरफ्लो दिया हुआ है। हाँ, बताया हुआ है ओवरफ्लो उधर से भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये लेवल भी आपको पता होना चाहिए। सैक्रल इंजरी हुई है, सैक्रल, ठीक है। अच्छा, दोबारा से बताती हूँ। अच्छा, हमने ये सीएनएस में पढ़ा था, जो आपका थ्रेकोलम्बर होता है ना वो आपका सिंपैथेटिक होता है, और जो क्रेनियोसैक्रल होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो जो अच्छा वो जो वेगस में आपको कल पैथेटिक होते हैं और स्प्लेनिक सिंपैथेटिक होते हैं, तो ये वेगस जो है ना आपकी क्रेनियम में आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिंक कर दिया। अच्छा, जो आपकी थ्रेकोलम्बर है वो सिंपैथेटिक है, और जो आपकी क्रेनियोसैक्रल है वो पैरासिम्पैथेटिक है। तो वो कहेंगे कि अबव सैक्रल इंजरी हुई है, कहते हैं लंबर पे इंजरी हुई है, वो कहते हैं अबव सैक्रम जो है इंजरी हुई है आपकी, तो वो सिंपैथेटिक आपकी जो है ना वो सिंपैथेटिक आपकी डैमेज होती है, ठीक है। और अगर कहें एट द लेवल ऑफ सैक्रम तो आपकी होती है, ठीक है। ये पहले आप ये चीज पैरासिम्पैथेटिक वाली, थ्रेकोलम्बर है तो आपकी जो है सिंपैथेटिक होती है अबव सैक्रम, क्योंकि वो है वो तो लैम्बर वैसे
वर्ड यूज नहीं करते, वो अबव सैक्रम यूज करते हैं, जिसका मतलब यही है। और अगर कहें एट द लेवल ऑफ सैक्रम, तो इसका मतलब वही है कि पैरासिम्पथेटिक आपका आ गया। एक ये चीज होगी। और दूसरे इनके ना निमोनिक बनाए हुए हैं। सिंपैथेटिक का बनाया हुआ है यूएस से, में ये सिम्टम आएंगे अगर होगी। और अगर पैरासिम्पैथेटिक के इन्होंने बनाए हुए हैं ए ए ओ आओ, तो ये नहीं कहते हैं सिंपैथेटिक, जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्पास्टिक ब्लैडर और ऑटोमेटिक ब्लैडर। और पैरा है ऑटोनोमिक और एटोनिक ओवरफ्लो, जो कि इधर दिया हुआ है एक। चले 74 हम देख लेते हैं। अ पर्सन हैविंग ग्रुप ए पॉजिटिव विल डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इफ ट्रांसफ्यूज्ड विद नेगेटिव। एचएफ में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कौन सा दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों को कर लेना, डोनेट कर सकता है कौन सा किस है। भी ये है तो उसमें वैसे भी बी की एंटीबॉडी, तो बी तो वैसे, ठीक है। आप ब्लड ग्रुप ए कैन only take blood from A and O, which is universal donor, and will develop fusion reaction if transfused with blood group AB negative. 75 है ट्यूमर प्रेशर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड जेनेसिस, ठीक है। अगर वो सिर्फ प्रेशर जीन कौन सी है तो आप P53 को चूज करेंगे। अगर वो साथ बताएं आपको रीनल तो आप WT1 को करोगे, ये विल्स ट्यूमर 1, ठीक है। विल्स ट्यूमर आपको होता है, विल्स ट्यूमर वैसे ही किडनीज का ही होता है, तो उससे आप याद कर लो कि रीनल और ग्लोमेरुलर एजेनेसिस आपको वो देंगे, तो WT1 चूज करना है। 76 है पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ फटीग कफ विद हेमोप्टोसिस फॉर 2 days। अब आप ये देखो किडनी दोनों इन्वॉल्व है। रीनल बायोप्सी शोज एक्स्ट्रा कैपिलनेफ्राइटिस विद लीनियर डिपॉजिट, ये मैंने आपको बताया था। जो गुड बच्चे होते हैं वो ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लीन गुड होता है। गुड पास्चर है ना, ये आपका स्मॉल वेजल्स का होता है शायद, तो ये आपके जो है ना रिस्पिरेटरी और किडनीज दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए तो ये आपको गुड पास्चर का दिया पे दी हुई है। अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सब एपिथेलियल जो आपका पीएसजीएन में आ रहा होता है और एम साड़ी होती है। तब एंडोथेलियल आपके जो में होती है, लीनियर जो है गुड पास्चर, स्पाइक आपकी एमजीएम में होती है, जो आपकी डायबिटीज नेफ्रोपैथी में होती है। एक किमल स्टील जो है ना, ये उसमें डबल ए में एक दो दफा ही आया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। किमल स्टील लीजन आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होती है। अच्छा आगे मिजन है, ये आपकी आईजी नेफ्रोपैथी में होती है, मिजेंजियल भी आ जाती है, बिल्कुल। और सब एंडोथेलियल हम्स जो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव और डेंस डिपॉजिट MPGN2, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वैसे। जो आते हैं ना वो इन्होंने दिए हुए एक्सप्लेनेशन बटे होते हैं। अच्छा 77 इन ट्रेस ऑफ जेवीपी द वेव प्रोड्यूस्ड बाय राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होगी तो आपकी जो है वी आती है, क्योंकि फीलिंग हो रही होती है कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो आप ये याद करो, सी वेव होती है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में। 78 a person with difficulty in swallowing, there was some white growth inside esophagus with pseudomembrane, likely reason is candidiasis। अच्छा जो white आपका ग्रोथ होता है ना एसोफेगस पे, और ही होता है। अब वो मुझे बताएं, और वो होती है जिसके अंदर सूडोमेम्ब्रेन होती है आप माउथ में। diphtheria, हाँ diphtheria, यस, तो आप उसको डिफरेंशिएट किस तरह करते हो? बिल्कुल डिफ्थेरिया, वेरी ग्रेश मेम्ब्रेन होती है और यस, ग्रेश इसमें मेम्ब्रेन वाइट होती है होता है। और उसको सेपरेट करने पे ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल। जो ये है ये वाइट होती है, वो थोड़ा ग्रेश होती है, और उसको जब रिमूव करते हैं तो उधर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा 79 है कार्सिनोमाज आर यूजुअली वेरी लीथल एंड इनक्योरेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्योरेबल। जो सबसे गुड गैस्ट्रिक एडिनो का होता है कि सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस और क्योरेबल कौन सा है, जो गैस्ट्रिक होते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा 80 है पेशेंट विद सोर थ्रोट फीवर लिम्फेडेनोपैथी एड्रेस को विच बर्केट लिम्फोमा, ये हम लोगों ने किया हुआ है। अब आप ये देखो, सोर थ्रोट फीवर लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। ईबी भी उन्होंने खैर वैसे ही दे, इनमें से करवा। अच्छा 81 है वेंट्रिकल फीलिंग जो है वो आपकी टीपी सेगमेंट होती है, जब आपका टीपी बिल्कुल लास्ट में आता है, जब आपका साइकिल खत्म हो जाता है, टीपी में दोबारा से फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा से जो है ना आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो टीपी फीलिंग में जो ना आपकी फीलिंग हो रही होती है, टीपी सेगमेंट में जो ना आपकी फीलिंग हो रही होती है।
82 है। अच्छा 82 है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्राउनिंग। ठीक है। जब ड्राउनिंग ये एमसीक्यू आता है, काफ़ी आता है एसिड बेस में से ना। तो आप ये देखो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्यूमुलेशन कि आपकी गैसेस एक्सचेंज है ना वो इम्पेयर्ड हो, CO2 जो है ना उसका बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो आपका एसिडोसिस करवाता है। दूसरा वाटर भी में तो भी आपकी जो है ना एक्सचेंज जो है जाती है, और उसका डायरेक्टली मतलब है कि आपकी CO2 बिल्डअप हो रही है एसिड ड्राउनिंग में। 83 एल्कोसिस एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। अच्छा ये जो है ना एस्प्रिन, इसका बड़ा मज़े का एसिड बेस बैलेंस है। अच्छा अब आप ये देखो कि एस्प्रिन जो है उसका एल्कोसिस होता है, इनिशियली होता है, बाद में लेकिन वो जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन जाता है और बाद में वो मिक्स हो जाता है। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनिशियली क्या होता है, एस्पिरिन जो है ना वो आपका रिस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ना उसको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हुआ इसने हाइपर दिया। ठीक है, तेज तेज आप सांस लेना शुरू कर देते हो। हाइपर वेंटिलेशन तब भी होती है ना, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा होता है। ठीक है, और आप अल्कोलोसिस में जा रहे होते हो। जब भी पैनिक अटैक्स और ये वो सारा कुछ हो रहा होता है ना, तो वो तो आपका CO2 जो है ना वो बाहर जा रहा होता है हाइपर वेंटिलेशन में हमेशा। CO2 बाहर चला गया, वो कम हो गया, तो आपका अल्कोलोसिस हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस तो यही है ना, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आपकी जो है हाइपोक्सिक स्टेज में हाइपोक्सिया हो जाएगा आपका, तो फिर आपका जो है वो लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन कम है और हाइड्रेट बनता है और लैक्टिक एसिड बनना हो जाता है, तो वो आपका जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है आपका। और उसके बाद जो है इनका जो है ना क्या कहते हैं मिक्स, वो इम्बैलेंस हो जाता है, एसिड और बेस मिक्स डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक, तो स्टार्ट जो होता है ना एस्पिरिन का वो मेटाबॉलिक सॉरी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। 84 है 19 years old female of southern origin gives birth to 35 weeks baby slightly hydropic peripheral shows nucleated RBCs aneuploidy aneuploidy poikilocytosis cytosis HCT27 what is the diagnosis। ये जो है ना आपका अल्फा थैलासीमिया। ठीक है, जो ये सारे आपके अल्फा थैलासीमिया में बनते हैं। अच्छा ये इसी तरह से सारे सेल्स दिए होते हैं, और आपने जो है ना अल्फा थैलेसीमिया ना ना ये आपके हेरिडिटरी में होते हैं, और आपके जो प्रेगनेंसी में जो ये सारे सेल बर्न होते हैं ना, आपके थैलेसीमिया अल्फा चेन डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से बन। डॉक्टर आलिया, यस। मेरा ख्याल है मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि इसमें इन्होंने बताया कि 35 वीक्स पर बेबी स्लाइड हाइड्रोपिक, तो जो हाइड्रोपिक होता है ना कैलिस जैसे होता है, तो वो आलिज में होता है, और एलसीमिया जो होता है वो भी हाइड्रोपिक करता है। ठीक है, बड़ा अच्छा इन्होंने भी एक पॉइंट दिया है, मतलब कि आप लोग एक एक वर्ड से जो है ना अपने डायग्नोसिस वगैरह बना रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी। ठीक है, आपको मतलब कि क्वेश्चंस की समझ आ रही होती है। खैर मैं ऐसे याद किया होता जिसमें ये सारे सेल्स है वो आपका अल्फा थे। रूल ऑफ सी में ही बनता है वैसे। 85 से पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनफुल लेग अल्सर्स एंड हैविंग हाउल जॉल बॉडीज ऑन स्मेयर व्हाट इज लाइक। अच्छा को पता है सिकल सेल एनीमिया का जो है वेजोक्लूसिव क्राइसिस है, पेनफुल। ठीक है, वेजोक्लूसिव क्राइसिस होता है उसका, और वो सारा रफ़ी में 4-5 दिए हुए हैं, तो उसमें ये सिकल सेल एनीमिया में होते हैं। एंड इसके ना मैंने बॉडीज़, एक तो मैंने बॉडीज़ का पेज भी आप लोगों को भेजा था, और सेव थोड़ी सी सेव की थी, ये सारे ना एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसका मतलब होता है एस्प्लिनिज्म और स्वेयर हिमोलिटिक एनीमियाज में ये बॉडी। ठीक, और जो हीज बॉडी है ना वो वो उसका आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हीज बॉडी, तो आप G6 को चूज कर लो। हॉल जॉल का मतलब होता है स्प्लिनिज्म है या स्वेयर हिमोलिटिक एनीमिया है। अच्छा उसके बाद पेपनहाइमर तो थैलेसीमिया में होती है, सिड्रोप्लास्टिक और पोस्ट स्प्लिनेक्टमी, और HbH हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। ये MCQ आता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग का आता है, या फिर जो आता है लेड पॉइजनिंग में कौन सी आती है, तो आप बेसोफिलिक स्टिपलिंग करते हो, और अगर ये बेसोफिलिक
स्टेम में दी हो तो फिर आप लेड पॉइजनिंग चूज़ करते हो, ठीक है? वैसे ये लेड पॉइजनिंग के साथ ही आ रहा होता है। बॉडी मैंने की थी। अच्छा 91 है। नहीं, नो मैं बहुत आगे चली गई। क्वेश्चन नंबर 80 सैक्रल हाइएटस, ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी। अनफ्यूज्ड S4 S5, हाइएटस का मतलब है ओपनिंग सी रह जाती है ना, तो आप लेवल याद रखेंगे S4 और S5। अच्छा, और आपकी सैक्रलाइजेशन मैंने आपको एक बताई हुई है, तो वो जो फ्यूजन हो जाती है L5 की S1 के साथ कॉन्जेनिटली, L5 की S1 के साथ, तो वो होती है सैक्रलाइजेशन, और हाइएटस कन्फ्यूज्ड और ओपनिंग रहेगी S4। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ बी एंड टी। अच्छा, इसमें टी लिम्फोसाइट दिया हुआ है 80 to 90%, जो कि ठीक है। टी ज़्यादा होता है और बी कम होता है। इन्होंने जो है ना डबल ए में सीक्वेंस ये एक तो जो है ना दोनों दिए होते हैं, टी लिम्फोसाइट 80-90, बी लिम्फोसाइट 10-20, लेकिन दोनों दिए होते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ। लेकिन टी 80-90 और बी 10-20, तो भी आपने टी को चूज करना है पहले, फिर बी को करना है, ठीक है? ये इसका सीक्वेंस है। जीवीई ऑफ वेगस नर्व जो है वो आपकी डोर्सल मोटर न्यूक्लियस होती है, ये हम लोग कब से कर रहे हैं। एसवीए और जीवीए जो है वो आपकी सोलिटेरियस होती है, जीवीए वो आपकी डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। अच्छा, इंडियन एनिमी जो द फॉलोइंग इज करेक्ट। एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ये हम अभी करके आए कि एपिनेफ्रिन जो है ना आपका वो नॉन सिलेक्टिव होता है अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक, कोर्टिसोल आपका अल्फा एड्रीनर्जिक होता है। अच्छा 90 है, एक्सक्रीशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इंक्रीज बाय अल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन एस्पिरिन। अल्कलाइजेशन ऑफ इस तरह से, डॉक्टर हसीब 100 रुपीज भेजेंगे जो मुझे आंसर दे देगा। भले ट्राई थोड़ा, मैम एसिटाजोलामाइड। नाइस ट्राई बट नो। अच्छा, अब आपको समझ आ जाएगा, आप मुझे बाइकार्बोनेट बताएं। से मैम समथिंग। यस। अच्छा, एंटीडोट क्या होता है एस्पिरिन का? यही होता है ना? एनसिस्टाइलसिस्टीन। नहीं नहीं, बाइक होता है। मैंने कहा था बाइकार्ब। डॉक्टर हसीब भेज, ठीक है भेज देना, सर भेज देंगे। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, इन्होंने बताया जो है ना आपका एस्पिरिन का जो है वो बाइकार्ब भी होता है उसका एंटीडोट, ठीक है? और आप उसके यूरिन एल्कलाइजेशन करते हैं, जिससे ना वो बॉडी से अगर टॉक्सिसिटी हो तो करते हैं, तो उससे उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। अच्छा 91 है, अ लेडी इन labor she has been administered oxytocin this morning. The reason lies is decreased oxytocin receptor on myometrium. रिस्पॉन्ड नहीं कर रिसेप्टर्स का मैं, क्योंकि आपकी जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो मायोमेट्रियम है ना, जो आपकी यूट्रस पे जो है ना रिसेप वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपकी जो है वो प्रोजेस्टेरोन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है? इनिशियली जो आपकी एंडोमेट्रियम वगैरह है उसके रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन के लिए, और लेटर इन प्रेगनेंसी वो सेंसिटिव हो जाती है आपके ऑक्सीटोसिन के लिए, ठीक है? तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन देने के बाद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर, रिसेप्टर्स जो हैं वो कम है। 92 है, विच एंटी drug is given to asthmatic and IHT patient during surgery। तो insulin दे, आपकी एस्थमा की वजह से हमें जो है चाहिए होता है जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा सके, और जो वेजो डायलेटर और वीनो डायलेटर हो, ठीक है? तो इसका आईवी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गिवन इंट्राऑपरेटिवली टू इमीडिएटली लोअर द बीपी। तो ये भी जो जीटीएन हम लोग दे, जीटीएन का आपको पता है, ग्लिसराइल जीटीएन भी कहते हैं, ये अक्यूट हाइपरटेंशन हम लोग दे रहे होते हैं ताकि फौरन रिलीफ आ जाए। आपको पता है जो ईआर में आ रही होते हैं उनकी टंग के नीचे रखवा देते हैं अगर लोअर ना हो रहा हो, क्योंकि हमें फौरन जो है लोअर करना होता है। खैर, इंट्रा ऑपरेटिवली जो भी है ना आप जीटीएन देते हो, और ये भी जो है ना आपका अक्यूट हाइपर में देते हो, और ये आपका वीनो डायलेटर होता है, और ये डिक्रीज प्रीलोड कर देता है। डिक्रीज प्रीलोड करेगा ड्यूरिंग सर्जरी, तो आपका हार्ट को भी कम काम करना पड़ेगा और आपका प्रेशर भी लो हो जाएगा। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डॉपलर स्टडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डॉपलर स्टडीज। अच्छा, पल्स
अच्छा, इसका ए है पल्सेटिलिटी इन यूट्राइन आर्टरीज इंक्रीज इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस। अच्छा, ये जो आपके आईयूजीआर होते हैं ना, इसके अंदर पल्सेटिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है यूट्राइन आर्टरीज की। आपके आईयूजीआर जो स्मॉलर फॉर एज होते हैं तो वो आपको डॉपलर में ना जाता है, उसके अंदर पल्सेटिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड आईयूजीआर में। अब मुझे बताएं बातें किस वीक में है, लाइक वो रफ़ी में एक लाइन दी 7 7 8 दोनों है, पर आई थिंक उन्होंने भी जो है ना 7 या 8, 7 को उन्होंने प्रेफर किया हुआ है ना, लेकिन 7 8 7 को दोनों ठीक है। प्रेफर करते हैं, हाँ जी। हाँ 7 to 10 7, होती है बेसिकली, लेकिन हम 7 को प्रेफर करते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज लिम्फ नोड। अच्छा, इसका निमोनिक है जिस जो है लार्काना सुई गैस कंपनी। ठीक है, लार्काना से लिम्फ नोड, सुई गैस से सेमिनोमा, गैस से ग्लियोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। बढ़िया एमसीक्यू काफी आता है। लिम्फ नोड, फिर सेमिनोमा और ग्लायोमा और फिर क्रेनियोफ्रेंजियोमा। 96 18 years old girl present with history of amenorrhea otherwise normal appearance. मॉर्निंग ट्रिप करते हैं डॉक्टर आलिया प्लीज। ओके, लाड़काना सुई गैस कंपनी। तो वो जो लाड़काना है उससे लिम्फ नोड, सुई से सेमिनोमा, गैस से और कंपनी से क्रेनियोफ्रेंजियोमा। लाड़काना सुई गैस। 18-year-old girl present with history of amenorrhea appearance on appearance characteristics on ultrasound absent ovaries and uterus। अच्छा, ये वो मैं आपको हमेशा जब भी CAH का आता है मैं आपको ये टेस्टिकल फेमिनाइजेशन का बताती हूँ ना, ये वही है। ठीक है, ये सेम में जो है ना एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होती है, तो उसको ओवरऑल कह देते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब मैं इन दोनों को किस तरह आपको हमेशा बताती हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं। जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है ना वो वाई में होती है। ठीक है, तो ये होता है कि लेकिन उसकी एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी होती है क्योंकि आपको वो डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, तो वो फीमेल की हो रही होती है दोनों, मतलब कि वो बाय बर्थ सब फीमेल होते हैं। बाद में stress होता है आपका जो मुलेरियन वो है, तो हार्मोन स्प्रेस कर रहा होता है। तो क्या होता है कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते एंड्रोजन। तो आपका वो होता मेल है लेकिन उसकी अपीयरेंस होती है फीमेल की। यस यस, सेम है दोनों में। ये बड़ी ब्रॉड टर्म आ जाती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, लेकिन दोनों एंड्रोजन जो है ना जो है वो होते हैं रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन होता है दोनों में। ठीक है, अब आपको अच्छा मैं बता, अच्छा वो होते मेल हैं, उनका एंड्रोजन जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो उनकी अपीयरेंस जो है सारी फीमेल में जो अपनी लाइफ चल रहे होते हैं, फिर टू किसी भी वजह या किसी भी वजह से वो आते हैं तो बीच में यूट्रस भी नहीं होता उनके, और जो है यूट्रस और क्या ओवरीज, ठीक है, वो एब्सेंट। और जो है ठीक है, ये आपको समझ आया ना ये पेरेंट्स। फिर आपका दूसरी साइड पे आ जाता है सी, कॉन्जेनिटल एड्रोजेनिटल हाइपरप्लेज। उसमें क्या होता है कि वो होते जो हैं फीमेल हैं, एक्स एक्स होता है, लेकिन इतना एंड्रोजन होता है, इतना उसका हाइपरप्लेजिया होता है, होती है कि वो उसकी वही चेस्ट, पता है, मेल करेक्टरिस्टिक सारी आ जाती हैं, और वो जो क्लाइटरस है उसका साइज इनका इंक्रीज हो जाता है कि वो पीनस लगता है, तो वो अडल्ट जेनिटेलियस साइज। ठीक है, तो वो आपका CAH होता है, वो फीमेल्स होती हैं लेकिन वो उनको कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो हाइपरप्लेजिया की वजह से 6 साल में सारा कुछ आ रहा होता है। दूसरी साइड पे जो आपका 46 जो आपका XY है, जो क्रोमोसोमल जो है उसका जीनोटिपिकली वो मेल है, पर उसकी appearance सारी फीमेल की होती है, और क्योंकि उसका बिल्कुल एंड्रोजन को रिसेप्टर्स उसके लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन होता है। तो फिर बाद में कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी भी वजह से, तो उनका यूट्रस और ओवरीज क्योंकि वो बेसिकली होते सॉरी डॉक्टर आलिया, ये मतलब ये जो सिनेरियो है 18 का, तो ये एक्चुअली मेल है। यस यस, इसका जीनोटिपिकली ये मेल है। ये आपका टेस्टिकुलर
एंड्रोजन ही नहीं किए तो वो मेल बन ही नहीं पाया। ओके, चले आगे आपका आ जाता है 90। ओके, इतने क्वेश्चन आते हैं CH और ये रिलेशन के, और ये मैंने इसको इस तरह से रट्टा मारा हुआ है और ये मुझे नहीं भूलते फिर, तो इसको इस तरह से समझ के ना इजी, उसमें आप लोग पढ़ो, आपको भी नहीं भूलेगा। अच्छा, 97 है, प्रेग्नेंट लेडी हैज इरेगुलर पल्स। ओके, ठीक है। और मिड डायस्टोलिक मर्मर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? जो मिड डायस्टोलिक है वो आपका MS में होता है। अब इसको याद मैंने किस तरह किया हुआ है, MS जो है ना आपका, ये जो हॉस्पिटल, वो आपका मिड लेक्चर आया है, ठीक है, मिड डायस्टोलिक, और उसने जो है ना कि रख लो या चुप हो जाओ या जो भी, ठीक है। तो आप P माइट्रेल ये मुंह पे, M से माइट्रेल और मुंह पे, इम्पोर्टेंट है, बस आप याद रखो जो MS है ना वो मिड लेक्चर आता है, या ठीक है वगैरह में, तो आपका जो है ना MS वो मिड लेक्चर आता है, तो आपको फिर याद रहेगा डायस्टोलिक होता है। उसमें का जो फीचर है वो है P माइट्रेल और ECG। यहाँ पे तो P माइट्रेल और ECG एक ही राइट ऑप्शन है, लेकिन इन्होंने बी फिड P वेव भी दी होती है, वो भी ठीक ऑप्शन है, आता है इधर। जो P माइट्रेल है इज ग्रेटर देन वो जो बी फिड P वेव है, और MS जो है मिड मिड डायस्टोलिक मर्मर। अच्छा, पेरिकार्डियम, डॉक्टर आलिया, ये मुझे बताइएगा पी मेट्रेल थोड़ा सा बताइएगा, ईसीजी क्या शायद पी मेट्रेल। ECG में कोई कराता भी नहीं है ऐसे, बस आपने P माइट्रेल याद कर लेना। एक दिखा दो, एक ना वो छोटू सा है, चलिए ठीक है, ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं लेकिन ये MCQ आता है P माइट्रेल वाला। ये देखें, ये जो नीचे है ना, ये इस तरह से छोटू सा M सा बना होता है, एक दो वेव्स ही होती हैं, ठीक है, ये इधर है, ये देखें ये, तो ये आपका आता है MS में, ठीक है। ओके, 98 है, पेरिकार्डियोस्टेनोसिस इज बेस्ट परफॉर्म बाय पास नीडल थ्रू। एक तो इसका और 102 98। ओके, आपको पता है एक तो आपका जो है ना 4 और 5th इंटरकोस्टल स्पेस का आता है, जो है लेफ्ट टू स्टर्नम, उसका साथ फीचर दिया होता है, ठीक है, वो भी ठीक होता है, मतलब इसके डिफरेंट राइट आंसर्स दिए होते हैं। देख लेते हैं कि ए जो है सब कोस्टल विद, अब इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, सब कोस्टल विद नीडल एंगल सुपीरियरली, क्योंकि ये 5th स्पेस है तो आप नीचे से नीडल नीडल इंसर्ट करते हो, और एंगल आपका ना ऊपर की तरफ होता है, तो बाकी तीनों में जो है ना इंफीरियरली दिया हुआ एंगल आपका, तो वो तीनों इसीलिए रॉन्ग है। ये आप लोग पेरिकार्डियोस्टेनोसिस की पिक्चर भी देखोगे ना, तो इंजेक्शन जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ उसका नीडल का जो है ना वो होती है, तो इस एंगल सुपीरियरली। अच्छा, 99 temperature of 99, cold climate, skin sweating profusely and working on a hot day, brought to the hospital in semi-conscious state, this is due to dehydration। अब आपको एग्जॉशन भी आता है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन भी, दोनों ठीक है। अब हीट स्ट्रोक कब आता है? या तो टेम्परेचर दिया हो 100 या 100 से अबव, और दूसरा उसमें स्वेटिंग नहीं होती हीट स्ट्रोक में, और जो आपकी ये हीट एग्जॉस्ट हाइड्रेशन भी होती है और टेम्परेचर भी 100 से कम होता है। ये दोनों MCQ बातें हैं। 100 है, कार्डियक मसल कांट बी टेटनाइज ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये इसका फीचर होता है कार्डियक मसल्स का। ओके, 100 हो गए, ठीक है, क्लियर है सब, समझ आए हैं? स्लो नहीं हूँ मैं, 2 घंटे हुए हमें। ओके डॉक्टर मुनीब, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। और आप लोगों को 100 MCQ समझ आए हैं? क्या मैं बहुत स्लो हूँ, मैं स्पीड पकड़ सकती हूँ? तो सारा कुछ